अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों के हमने कल न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे लेक्चर नंबर 3 में। आज आपका लेक्चर नंबर 4 है। इसमें हमने अपने बकाया न्यूमेरिकल्स जो रहते थे 4 कल किए थे, 4 आज करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 11 हम क्लास में बोर्ड पे करेंगे। चलिए 3.9 वाला आपका न्यूमेरिकल क्या है। हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं, 2 ब्लॉक्स ऑफ मैस M1। 2 ब्लॉक्स है, एक का मैस 2 किलोग्राम है, दूसरे का मैस 0.50 kg है और अटैच एट द 2 एंड्स ऑफ अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग। कंप्रेस्ड स्प्रिंग के एंड के साथ, कंप्रेस्ड स्प्रिंग मतलब खींचा नहीं हुआ, आपस में जुड़ा हुआ है, क्लोज स्प्रिंग। M1 भी गिवन है, M2 भी गिवन है। उसके बाद द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, जो स्प्रिंग होता है ना, उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब किसी हाइट के बात करते हैं तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। चलें, पोटेंशियल एनर्जी, द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड हुई है स्प्रिंग के अंदर वो भी गिवन है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी फाइंड करनी है। इफ द स्प्रिंग्स डिलीवर इस एनर्जी टू द ब्लॉक्स मैन रिलीज्ड, जब स्प्रिंग अपनी एनर्जी इन दोनों ब्लॉक्स को ट्रांसफ़र कर, अगर वो स्प्रिंग अपनी वेलोसिटी जो पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों ब्लॉक्स को ट्रांसफ़र कर दे तो हमने वेलोसिटी V1 भी फाइंड करनी है और V2 भी फाइंड करनी है। ये दोनों वेलोसिटीज फाइंड करनी है तो इसके लिए हम आपके पास आपने यूज़ करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने यहाँ पे यूज़ करना है। वो क्या था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू या सम ऑफ काइनेटिक टोटल काइनेटिक एनर्जी, चेंज नहीं टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है टोटल पोटेंशियल एनर्जी के। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है M1 की, जो काइनेटिक एनर्जी है M2 की, उन दोनों को ऐड करेंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी है M1 की और जो पोटेंशियल एनर्जी है M2 की, या फिर जो इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हमें गिवन है। आपका फार्मूला बन जाएगा M1 की पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस M2 ब्लॉक की पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ M2 V2 स्क्वायर। दोनों ब्लॉक्स की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों ये पोटेंशियल एनर्जी दोनों ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई है तो 2 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वैसे आपके पास आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की हमारे पास वैल्यू गिवन है। हम दोनों साइड्स पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 से कैंसिल, 2 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा M1 V1 स्क्वायर प्लस M2 V2 स्क्वायर, 2 पोटेंशियल एनर्जी। अब 2 पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी गिवन है, वो पुट कर देनी है। M1 की भी गिवन है, M2 की भी गिवन है। आपके पास फार्मूला बन जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी V1 V2 में। अब हम क्या करेंगे, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस्तेमाल करेंगे कि हमारे पास इनिशियल मोमेंटम 0 है, क्योंकि वो रेस्ट में उनकी वेलोसिटी 0 है, सिर्फ मैस है, वेलोसिटी 0 होने की वजह से सारा मोमेंटम 0 हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा M1 V1 और प्लस M2 V2। यहाँ से हम V2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। V2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी V1 की टर्म में, और ये आप यहाँ पे पुट करोगे तो पूरी इक्वेशन V1 की टर्म में हो जाएगी। और आप वो यहाँ पे पूरी टर्म आपके पास किस में आ जाए, आप यहाँ पे फ्रैक्शन भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हो कि हमारे पास एक स्क्वायर में, बल्कि आपके पास स्क्वायर नहीं सारी वैल्यू स्क्वायर में होंगी तो हमारे पास इजीली हम V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। V2 की वैल्यू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। सारी टर्म हमारी, ये भी V1 में आ जाएगा, ये भी V1 में आ जाएगा, तो हमारे पास V1 की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। उसके बाद ये V1 वाली वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है तो V2 की वैल्यू भी आ सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अ फुटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन एंगल। एक फुटबॉल को थ्रो किया गया, गिराया गया है, थ्रो किया गया है 30 एंगल के साथ, 30 डिग्री एंगल के साथ फुटबॉल को गिराया गया है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल के, हॉरिजॉन्टल के साथ इस फुटबॉल का एंगल 30 डिग्री है। उसके बाद है टू थ्रो आ 40 मीटर पास व्हाट मस्ट बी द इनिशियल स्पीड। 40 मीटर पास मतलब अगर हम इसे 40 मीटर दूर फेंकना चाहते हैं तो हमें वेलोसिटी यहाँ पे उससे कितनी गिवन होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए यहाँ पे रेंज भी गिवन है, एंगल भी गिवन है। तो रेंज का फार्मूला लगाना है। रेंज का फार्मूला आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था, VI² sin 2 थीटा ओवर जी।
यहाँ पे हमारे पास रेंज भी गिवन है, जी की वैल्यू आप लोगों ने खुद याद करनी है, थीटा भी गिवन है, वी का फार्मूला बन जाएगा। इस फार्मूले में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी कि इतनी वेलोसिटी के साथ अगर हम प्रोजेक्टाइल या फुटबॉल को फेंकेंगे तो वो 40 मीटर का डिस्टेंस कवर कर सकता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्लास में करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 करना ही नहीं है। 13 पे आए, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल। वो एंगल फाइंड करना है कि आपके पास जो हाइट है वो इक्वल आ जाए रेंज के। हाइट का फार्मूला जो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में ड्राइव किया था वो, और रेंज का फार्मूला पुट करके हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं इस मेथड से। हमने थीटा फाइंड करना है कि किस एंगल से हम फुटबॉल के प्रोजेक्टाइल को फेंकें कि उसकी हाइट और रेंज इक्वल आए। तो हाइट का फार्मूला लिखा, रेंज का फार्मूला लिखा, सेम टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, जी के साथ कैंसिल, वी आई स्केयर के साथ कैंसिल। यहाँ पे साइन स्केयर थीटा था, यहाँ पे साइन 2 थीटा था। साइन टू थीटा किसके इक्वल होता है? ये फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में कि साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा से एक साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एक साइन थीटा रह जाएगा, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, कोस थीटा वैसे आ जाएगा। हमारे पास साइन थीटा, ये कोस थीटा इधर साइन थीटा के साथ डिवाइड हो जाएगा, साइन थीटा और कोस थीटा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। साइन थीटा और कोस थीटा क्या आ जाएगा? साइन थीटा और कोस थीटा किसके इक्वल होता है? टेन थीटा के। टेन थीटा इज इक्वल टू 4, हमें थीटा चाहिए, टेन नहीं चाहिए। टेन दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा, टेन इन्वर्स 4 होता है 75.9 डिग्री, ये आ जाएगा 76 डिग्री आंसर। तो जब ये आपके पास न्यूमेरिकल्स में भी आपको याद करना पड़ेगा कि प्रोजेक्टाइल को 76 डिग्री के एंगल पे अगर हम फेंकते हैं ना तो रेंज और हाइट इक्वल आती है, मतलब वो उतनी ही ऊंचाई पे जाएगा और उतनी ही वो रेंज कवर करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रूव डैट फॉर एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए प्रूव करने विच एक्सीड और फॉल, एक्सीड मतलब बढ़ाएं और फॉल शॉर्ट मतलब कम कर रहे हैं 45 से, तो इक्वल अमाउंट की ही रेंज आती है। तो रेंजेस क्या होती हैं? इक्वल ही होते हैं। एक्सीड करने मतलब हम थीटा अगर लेते हैं 45 में कोई भी एंगल फाई ऐड करते हैं, या थीटा में कोई 45 डिग्री में से कोई भी एंगल माइनस करते हैं फाई, तो हमारे पास जो रेंज होती है, ये थीटा 1 ले लेते हैं, ये थीटा 2 ले लेते हैं, तो जो रेंज होती है थीटा 1 के लिए वो इक्वल होती है जो रेंज होती है थीटा 2 के लिए। ये प्रूव करना है। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो फाई एंगल है वो हम ले रहे हैं 15 डिग्री, मतलब 45 में से 15, 45 में 15 एक्सीड करें, 45 में 15 डिग्रीज बढ़ा दें तो 60 होता है, 45 प्लस 15 60, और वो अगर 45 में से कोई माइनस कर दें एंगल तो 30 होता है। एक्सीड भी हो गया एंगल 45 में, और फॉल भी और शॉर्ट भी हो गया, मतलब कम भी हो गया। उसके बाद रेंज हमने R1 के लिए भी, इस थीटा के लिए भी फाइंड करनी है और रेंज थीटा प्राइम के लिए भी फाइंड करनी है। रेंज थीटा 1 के लिए जो आपके पास थीटा के लिए रेंज आ जाएगी उसका आंसर आएगा हमारे पास सेम, यहाँ पर जस्ट हमने थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो ये 120 का आंसर आ जाएगा 0.866। ठीक है। अब ये आपके पास रेंज आ गई है थीटा के लिए। अब थीटा 2 के लिए, थीटा प्राइम के लिए रेंज हम 30 डिग्री ले रहे हैं ना थीटा, तो यहाँ पे आपने जस्ट 30 लिखना है 2 में, तो साइन 32 से मल्टीप्लाई करके 60 का भी वही आंसर है। अब देखें तो आर का भी वही आंसर है जब हमने थीटा 60 डिग्री लिया, आर का वही आंसर है जब हमने थीटा 30 लिया। तो कंपेयर कर रहे हैं कि हम अगर 45 में एक्सीड भी कर रहे हैं, 45 में से कोई एंगल निकाल भी रहे हैं, तो हमारे पास रेंज क्या आ रही है? इक्वल आ रही है। इसी के साथ आपके आज के 3rd चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके न्यूमेरिकल्स भी हो गए, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो गए, और चैप्टर आप ऑलरेडी कॉलेज में कर चुके थे। अब आपके इन चैप्टर्स की टेस्टिंग भी स्टार्ट होनी है, तो आप रेडी रहिएगा। नेक्स्ट वीक से आपकी टेस्टिंग भी स्टार्ट हो रही है इंशाल्लाह।